हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 7 कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो हम इस पूरे चैप्टर को बहुत ही अच्छे विजुअल्स और एनिमेशन की हेल्प से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अर्थ के अराउंड हवा की एक बहुत बड़ी लेयर होती है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यह एटमॉस्फेयर अर्थ के अराउंड एक इनविजिबल ब्लैंकेट की तरह होता है। ग्रेविटी की वजह से यह अर्थ के अराउंड बना रहता है। एटमॉस्फेयर अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है जो डिफरेंट प्रोपोर्शंस में प्रेजेंट होती है। यह गैसेस अर्थ पर मौजूद सभी लिविंग बींग्स के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एटमॉस्फेयर का काम सिर्फ हमें सांस लेने के लिए एयर देना ही नहीं है। यह सूरज से आने वाले हार्मफुल रेडिएशंस जैसे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। साथ ही एटमॉस्फेयर सन की एनर्जी के कुछ पार्ट को ट्रैप करके अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी हेल्प करती है। अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो अर्थ का टेम्परेचर लाइफ के लिए सूटेबल नहीं होता। एटमॉस्फेयर हमारे वेदर और क्लाइमेट को भी कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर प्रेशर जैसे फैक्टर्स एटमॉस्फेयर से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब हम समझेंगे कि एटमॉस्फेयर बना किस चीज़ से है। अर्थ का एटमॉस्फेयर अलग अलग गैसेस का एक मिक्सचर है। इन गैसेस में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की होती है। नाइट्रोजन लगभग 78% होती है जबकि ऑक्सीजन लगभग 21% होती है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस बहुत कम क्वांटिटी में भी पाई जाती हैं, जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजोन और हाइड्रोजन। इनमें आर्गन लगभग 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% और दूसरी गैसेस मिलकर लगभग 0.03% होती हैं। एटमॉस्फेयर में गैसेस के अलावा वाटर वेपर्स और बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं। वाटर वेपर की क्वांटिटी हर जगह सेम नहीं होती। यह जनरली 0.1% से लेकर 0.4% तक होती है। वाटर वेपर क्लाउड्स बनाने और प्रेसिपिटेशन यानी बारिश, स्नोफॉल और हेल्स होने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन हर एल्टीट्यूड पर सेम नहीं होती। जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस की क्वांटिटी और कंपोजिशन में भी चेंजेस आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब हम एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर यानी उसके डिफरेंट लेयर्स के बारे में समझेंगे। एटमॉस्फेयर एक सिंगल लेयर नहीं बल्कि यह कई लेयर्स में डिवाइडेड है। इन लेयर्स को मेनली टेम्परेचर और एयर डेंसिटी में होने वाले चेंजेस के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं, हवा की डेंसिटी कम होती जाती है। अर्थ की सरफेस के पास एयर डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली और सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है ट्रोपोस्फेयर। तो अब हम ट्रोपोस्फेयर को डिटेल में समझते हैं। ट्रोपोस्फेयर अर्थ की सरफेस से लगभग 12 किलोमीटर तक फैली होती है। इस लेयर में जैसे जैसे अल्टीट्यूड यानी हाइट बढ़ती है, टेम्परेचर कम होता जाता है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो इसी लेयर में होती है। एटमॉस्फेयर का ज़्यादातर वाटर वेपर और क्लाउड्स भी इसी लेयर में पाए जाते हैं। इस वजह से लगभग सारे इंपॉर्टेंट वेदर फिनोमिना भी ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं, जैसे रेनफॉल, फॉग। ट्रोपोस्फेयर और उसके ऊपर वाली लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के बीच एक ट्रांजिशन जोन होता है जिसे ट्रोपोपॉज कहा जाता है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर एटमॉस्फेयर की सेकेंड लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर। यह लेयर अर्थ की सरफेस से लगभग 50 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड्स और वेदर डिस्टर्बेंसेस बहुत कम होते हैं। इस वजह से यह लेयर एयरप्लेन और फ्लाइंग के लिए आइडियल होती है। स्ट्रेटोस्फेयर की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है ओजोन लेयर। ओजोन गैस की यह लेयर सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशंस, स्पेशली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को फिल्टर करके अर्थ पर लाइफ को प्रोटेक्ट करती है। स्ट्रेटोस्फेयर और उसके ऊपर वाली लेयर मेसोस्फेयर के बीच की बाउंड्री को स्ट्रेटोपॉज कहा जाता है। मेसोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर होती है मेसोस्फेयर। यह लेयर लगभग 80 किलोमीटर की हाइट तक फैली हुई होती है। मेसोस्फेयर में जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। स्पेस से अर्थ की तरफ आने वाले ज़्यादातर मेटेओर्स इसी लेयर में इंटर करते वक्त जल जाते हैं। इसी वजह से मेसोस्फेयर अर्थ को मेटेओर्स से प्रोटेक्ट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। थर्मोस्फेयर। मेसोस्फेयर के ऊपर होती है थर्मोस्फेयर। यह लेयर लगभग 80 से 700 किलोमीटर की हाइट तक फैली हुई होती है। थर्मोस्फेयर की एक खास बात यह है कि एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ टेम्परेचर बहुत तेजी से इंक्रीज होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस लेयर में मौजूद गैस मॉलिक्यूल्स सन की एक्स-रे और शॉर्ट वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। थर्मोस्फेयर का एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है आयोनोस्फेयर। यह रेडियो वेव्स को अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट करने में हेल्प करती है, जिससे रेडियो कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है। और इसी लेयर में नेचर का एक ब्यूटीफुल फिनोमेना देखने को मिलता है, ऑरोरास, जो कि थर्मोस्फेयर में ही अकर होता है। एक्सोस्फेयर।
थर्मोस्फेयर के ऊपर एटमॉस्फेयर की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है एक्सोस्फेयर। यह एटमॉस्फेयर की सबसे आउटर लेयर है और इसमें हवा बहुत ही थिन यानी बहुत कम डेंसिटी वाली होती है। इस लेयर में हीलियम और हाइड्रोजन जैसे लाइट गैसेस पाए जाते हैं। यहाँ ग्रेविटी बहुत ही वीक होती है, इसलिए इन लाइट गैसेस के कुछ पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस में चले जाते हैं। एटमॉस्फेयर की हर लेयर का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है। यह लेयर्स मिलकर अर्थ के एटमॉस्फेरिक प्रोसेसेस को कंट्रोल करती हैं और हमारे वेदर और क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। वेदर एंड क्लाइमेट। अब हम समझेंगे वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। कभी आपने बाहर जाने से पहले सोचा है आज बारिश होगी या नहीं, या फिर आज वेदर ब्राइट और सनी रहेगा? जब हम ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम एक्चुअली वेदर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब समझ लेते हैं वेदर क्या होता है। वेदर का मतलब होता है किसी प्लेस के एटमॉस्फेयर की आवर टू आवर या डे टू डे कंडीशन। जैसे आज टेम्परेचर कितना है, बारिश हो रही है या नहीं, हवा कैसी चल रही है, या एटमॉस्फेयर ह्यूमिड है या ड्राई। वेदर डे टू डे बदल सकता है। वेदर हमारे मूड और डेली एक्टिविटीज को भी अफेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा गर्मी या ह्यूमिडिटी हमें अनकंफर्टेबल फील करा सकती है, जबकि प्लीजेंट और ब्रीजी वेदर हमें फ्रेश फील करा सकती है और हम आउटडोर एक्टिविटीज का प्लान बना सकते हैं। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। द एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ ए प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रेफर्स टू द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। किसी प्लेस के लॉन्ग पीरियड यानी लंबे समय तक के एवरेज वेदर कंडीशंस को उस प्लेस का क्लाइमेट कहा जाता है। क्लाइमेट किसी एक दिन या एक वीक के वेदर पर बेस्ड नहीं होता। इसके लिए जनरली 30 ईयर्स या उससे ज़्यादा के वेदर डेटा को स्टडी किया जाता है। सिंपल डिफरेंस याद रखिए, वेदर आज या अभी एटमॉस्फेयर की क्या कंडीशन है इसे बताता है, वहीं क्लाइमेट किसी प्लेस का लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न कैसा रहता है इसके बारे में बताता है। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट को कई फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। इनके मेन एलिमेंट्स हैं टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, वाइंड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एलिमेंट्स डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हर जगह सेम नहीं होता, यह डे और नाइट के बीच चेंज होता है। इसी तरह सीजन के साथ भी टेम्परेचर चेंज होता है। समर में टेम्परेचर जनरली ज़्यादा होता है, जबकि विंटर में कम। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करने वाला एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब है सन से अर्थ को मिलने वाली सोलर एनर्जी। अर्थ पर इंसुलेशन की क्वांटिटी इक्वेटर से पोल्स की तरफ डिक्रीज होती जाती है। इक्वेटर के पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जबकि पोल्स की तरफ टेम्परेचर कम होता जाता है। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी यानी हवा में मौजूद मॉइस्चर की। जब लैंड और वाटर बॉडीज से वाटर इवोपोरेट होता है तो वो वाटर वेपर बनकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। जब हवा में वाटर वेपर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है। गर्म हवा ज़्यादा वाटर वेपर होल्ड कर सकती है, इसलिए हॉट डेज पर ह्यूमिडिटी हाई हो सकती है। ऐसे दिनों में कपड़े ड्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और स्वेट भी स्लोली इवोपोरेट होती है। इस वजह से हमें वेदर बहुत ही अनकंफर्टेबल और चिपचिपा लगता है। प्रेसिपिटेशन। जब एटमॉस्फेयर का कोई पार्ट वाटर वेपर से सैचुरेटेड हो जाता है तो वाटर वेपर कंडेंस होने लगती है। फिर ग्रेविटी की वजह से यह वाटर अर्थ की सरफेस पर गिरती है। इसी प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती है, जैसे ड्रिजल, रेन, स्नो, स्लिट और हेल। प्रेसिपिटेशन को प्रिवेलिंग विंड्स, माउंटेन्स और सीजन जैसे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। जब प्रेसिपिटेशन लिक्विड फॉर्म में अर्थ पर गिरता है तो उसे रेनफॉल कहते हैं। रेनफॉल प्रेसिपिटेशन का सबसे कॉमन फॉर्म है। रेनफॉल किसी प्लेस की टेम्परेचर को कम कर सकती है। अगर किसी एरिया में लंबे समय तक रेनफॉल ना हो तो वहाँ ड्राई क्लाइमेट डेवलप हो सकता है। रेन वाटर का एक इम्पोर्टेंट रोल यह भी है कि ग्राउंड वाटर का एक बड़ा हिस्सा रेन वाटर से रिचार्ज होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अर्थ की सरफेस पर एयर के वेट की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर कहते हैं। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं एयर प्रेशर रैपिडली डिक्रीज होता जाता है। एयर प्रेशर सी लेवल पर सबसे ज़्यादा होता है और एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ कम होता जाता है। टेम्परेचर भी एयर प्रेशर को इन्फ्लुएंस करता है। जहाँ टेम्परेचर हाई होता है वहाँ एयर हीट होकर ऊपर राइज करती है, इससे वहाँ लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है। लो प्रेशर एरिया जनरली क्लाउडी स्काइज और वेट वेदर से एसोसिएटेड होते हैं। दूसरी तरफ लो टेम्परेचर वाली एयर कोल्ड और हेवी होती है। यह नीचे सिंक करती है और हाई प्रेशर एरिया बनाती है। हाई प्रेशर एरिया जनरली क्लियर स्काइज और सनी वेदर से एसोसिएटेड होते हैं। और याद रखिए एयर हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। अब बात करते हैं विंड की। एयर का हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूवमेंट विंड कहलाता है। विंड कभी जेंटल हो सकता है और कभी बहुत स्ट्रॉन्ग। आप विंड को इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं जब हवा ड्राई लीव्स को रोड पर उड़ाती है, डस्ट पार्टिकल को मूव कराती है या स्टॉर्म के टाइम ट्रीज को भी अप्रूट कर देती है।